अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया सैद। नाज़रीन, आज हम सैलाबी सूरत हाल पे बात करेंगे। मुल्क में जो सैलाब है, हम उस खित्ते में रहते हैं जहां हर साल सैलाब भी आते हैं और खुश्क साली भी होती है। सवाल ये है कि क्या हम बारिशों और सैलाब से बचने के लिए कभी संजीदा मनसूबाबंदी करेंगे या नहीं, या हमारी किस्मत हर साल बारिश के साथ बह जाने के लिए लिखी गई है। आखिर कब तक हम बारिश के पानी को जहमत समझेंगे और इसे रहमत में बदलने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया जाएगा? और क्या भारत की आबी जारहियत ही हमारे लिए खतरा है या हमारी अपनी नाअहली भी उतनी ही बड़ी वजह है? नाज़रीन, मुसलसल बारिशों और भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद पाकिस्तान के दरिया सतलुज, रावी और चनाब बिफर चुके हैं। पंजाब की बात करें तो इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब के बाइस 8 अजला में पाक फौज की मदद तलब की गई है। ज़मीनी हकाइक ये हैं कि सैलाब ज़दगान की जिंदगी भर की जमा पूंजी पानी में बह चुकी है। इन्हें राशन, रहन सहन और तिबी मदद की फौरी और रशद ज़रूरत है। हालिया सैलाबी रैलों से जो नुकसानात हो रहे हैं, ये हमारी नाअहली का मुंह बोलता सबूत हैं। अरबाब इख्तियार फैसला कर लें कि सैलाब का हल निकालना है या फिर लोगों को डिबोना है। पूरी दुनिया में बारिशें होती हैं, सैलाब भी आते हैं, लेकिन वहाँ की हुकूमतें अपनी बिसात के मुताबिक पूरे इंतजाम करती हैं। हमसाया ममालिक की अगर हम बात कर लें, चीन, भारत, इस तरह से इन समेत बड़े ममालिक ने दर्जनों डैम्स बना रखे हैं। हमारे यहाँ बारिशें ना हों तो पानी नायाब, और अगर बारिशें ज़्यादा हों तो सैलाब उमड़ आते हैं। इसकी बड़ी वजह डैम्स और पानी ज़खीरा करने के इंतजाम का फुकदान है। रवां साल पाकिस्तान को माजी की निस्बत मामूल से ज़्यादा बारिशें और संगीन सैलाबी सूरत हाल का सामना है। भारत ने दरियाए रावी में 2 लाख क्यूसिक पानी का रैला छोड़ दिया है और 38 साल बाद बदतरीन सैलाबी सूरत हाल हमें रावी में नजर आ रही है। पानी के बहाव में मुसलसल इजाफे के पेश नज़र जो शाहदरा और मोटरवे 2 के नशेबी इलाके हैं, यहाँ पे अलर्ट जारी कर दिया है। सायरन यहाँ पे बजाए गए हैं। अगर हम गुजरावाला की बात करें तो ज़राई इंतजामिया ने दरियाए चनाब पर कादराबाद हेडवर्क्स को बचाने और सैलाबी रेवले का दबाव कम करने के लिए कंट्रोल धमाके करके बंद में शिगाफ डाले हैं। सैलाबी इलाकों में फंसे जो मुतासरीन हैं, उन्हें बड़ी तेज़ी से रेस्क्यू किया जा रहा है। आबी जारहियत के बाइस करतारपुर के करीब दरिया रावी का हिफाजती बंद टूट गया है, जिससे सैलाबी पानी सिखों के मुकद्दस और तारीखी गुरुद्वारे करतारपुर साहब में दाखिल हो चुका है। खाते में 4 फीट से ज़ायद पानी जमा है, जबकि मुतल्लिका इदारों की रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। सवाल ये है कि क्या सैलाब ज़दगान को फौरी रिलीफ देने के साथ साथ हमें अपनी पॉलिसीज़ में भी हंगामी बुनियादों पर तब्दीली नहीं करनी चाहिए? ये फैसला अरबाब इख्तियार को करना है कि पाकिस्तान को पानी से ताकतवर बनाना है या फिर पानी में डूबते रहना है। आज के प्रोग्राम में ये तमाम सवालात, इनके जवाबात जानने और समझने की कोशिश करेंगे। जो करंट सिचुएशन चल रही उनको भी हम डिस्कस करेंगे, बल्कि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो उन जगहों पे मौजूद हैं, सिचुएशन को लाइव हमें बताएंगे। अपने पैनल का मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में नसीर वागा साहब मौजूद हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर आसिफ जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर कंसल्टेंट वर्ल्ड बैंक, HOD अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज हज़ारा यूनिवर्सिटी हैं। मरियम शबीर साहिबा होंगी क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट, और इसके साथ साथ बाबर डोगर साहब ब्यूरो चीफ लाहौर हमें ज्वाइन करेंगे, और आमिर बशीर हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं अपने पैनल का शुक्रिया अदा करूंगी और आमिर बशीर से हम सूरत हाल जानेंगे, जो कि इस वक्त लोकेशन पे मौजूद है। लेकिन उससे भी पहले डॉक्टर आसिफ जावेद साहब, उनसे हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आप सिचुएशन देख रहे हैं, पहले हमने देखा कि मॉनसून के बाद बारिशें हुई, क्लाउड बर्स्ट हुआ, क्लाइमेट चेंज हमने देखा कि इस साल बहुत शदीद है, लेकिन अब भारत की जानिब से जो आबी जारहियत हो रही है, भारत ने पानी छोड़ दिया है और पाकिस्तान के दरिया इससे मुतासर हो रहे हैं। रावी मुतासर हुआ है, सतलुज मुतासर हुआ है, चनाब में भी पानी की सतह बहुत बुलंद हो गई है। क्या कहेंगे सर आप? हमें क्या पहले से नहीं पता था कि ये ऐसा हो सकता है? क्या पेशगी इक़दाम किए जाने चाहिए थे कि हम इस सिचुएशन को ना फेस करते जो वह सिचुएशन अभी हम फेस कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे इस प्रोग्राम पे बुलाने का और इस टॉपिक पे बात करने का, जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल है। डिटेल पे जाने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों को क्लाइमेट का और वाटर का नेक्सस इस रीजन के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत एक क्रिटिकल रीजन है ये, इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इन टर्म्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज। हमें अल्लाह ताला ने नवाजा है बहुत बड़े पानी के ज़ख़ीरे से, इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स अप इन द हिमालयाज। और हमारा जो वाटरशेड एरिया है, ये इंडस बेसन है, ये बहुत बड़ा एक वाटरशेड एरिया है जिसको 4 कंट्रीज शेयर करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान।
सही। और अल्टीमेटली ये जो तमाम दरियाओं का पानी है ये अल्टीमेटली अरेबियन सी में आता है। आप अगर देखें, आपने बात टर्मिनोलॉजी यूज़ की, इंडिया की आबी जा रही है, तो इस पर काफ़ी हम प्रोग्राम्स कर चुके हैं। इस पर एक जंग भी रिसेंटली हो चुकी है आपके सामने, जिसको हम वर्ड यूज़ करें हाइड्रो टेररिज्म की वजह, उसी वजह से तमाम ये मसला आया था। लेकिन ये यहाँ पर नहीं है जवेरिया। देखें, इसको हमें इस तरह से देखना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज तो बहुत पहले से मौजूद है, और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, पाकिस्तान बार बार कहा जा रहा था, पिछले 30 साल से साइंटिस्ट हैं जो वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान इज़ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्री। तो जाहिर सी बात है, इसके सिर्फ हमें क्लाइमेट चेंज को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, हमें अपने आप को भी देखना चाहिए। जब हमें पता है कि एक मुसीबत आ चुकी है, एमिशंस ज़्यादा हैं, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा वेपर एयर में जा रहे हैं, ज़्यादा इंटेंस रेनफॉल होगी, तो हमें अपने आप को अडॉप्ट करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज को आप एक साइड पे सिर्फ निगेट कर दें, आप भूल जाए कि क्लाइमेट चेंज कोई चीज़ है। पानी का जो एक्चुअल रास्ता है, कुदरती एक फ्लड प्लेन होता है, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दरिया की वाटर क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। जब आप उस फ्लड प्लेन को छेड़ेंगे, उस पे आप आबादियां बनाएंगे, तो फिर क्या होगा? अल्टीमेटली जिस पानी ने पहले उस फ्लड प्लेन में जाना था ड्यूरिंग द फ्लड सीजन, वही पानी जो बिल्डिंग है वो उसकी जगह ले लेती है। अगर अच्छी बिल्डिंग है तो जाहिर सी बात पानी उसके अंदर नहीं जाएगा और पानी फिर उससे आगे जाएगा। यानी कि पानी ने अगर 1 किलोमीटर फैलना था तो अब वो 2 या 3 किलोमीटर फैलेगा। सही। आप इसको ऐड कर लें, इसमें क्लाइमेट चेंज ऐड कर लें, टेम्परेचर का इंक्रीज ऐड कर लें, मोर इंटेंस रेनफॉल, तो आप देखिए कितनी डेवस्टेशन होगी। तो ये कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि भाई ये कुदरती आफत है और हमें नहीं पता था। वी आर नॉट प्रिपेयर्ड एक्चुअली, हमारी एडेप्टेशन पॉलिसीज क्लियर ठीक है, हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, जिसकी वजह से ये ज़्यादा नुकसान हुआ है। और दूसरा ये कि हमारी मनसूबाबंदी में इन तमाम जो जिनकी तरफ आपने इशारा किया जिन बातों की तरफ जिनको हमें समझने की ज़रूरत है, जिनको हमें जानने की ज़रूरत है, उनको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, ये हमारी मनसूबाबंदी में नहीं होते। बाबर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर डोगर हमारे ब्यूरो चीफ हैं। बाबर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा इस वक्त किस जगह पे आप मौजूद हैं, सिचुएशन क्या है और क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त नारोवाल की तहसील जफरवाल में मौजूद हूँ और आज हम सारा दिन नारोवाल में सैलाब को कवर करते रहे। एक न्यूज़ जो है वो सारा दिन नारोवाल में सैलाब को कवर करता रहा है। इस वक्त नारोवाल में नाला डेक और दरिया रावी दोनों में तुगयानी है, शदीद तुगयानी है और पूरे नारोवाल में इस वक्त उन्होंने तबाही मचा दी है। आप बात करें तो शकरगढ़, पसरूर, जफरवाल, ये तकरीबन तीनों तहसीलें जो हैं पानी में डूब चुकी हैं। मैं इस वक्त भी पानी के अंदर खड़ा हूँ। यहाँ पर सड़क पर कई फुट पानी खड़ा है, लोगों के घरों में पानी आ चुका है और बेतहाशा जो देहात हैं वो भी ज़ेरे आब हैं। पानी की जो सतह है वो मुसलसल बुलंद हो रही है। नाला डेक जो है इसको कई जगह पर वहाँ पर जो हिफाजती बंद थे उनमें शिगाब पड़ गया, जिसकी वजह से पसरूर में पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से जफरवाल में पानी दाखिल हो गया और ये शहर है ये मुकम्मल तौर पर डूब चुके। जहाँ तक आपने रिलीफ एक्टिविटीज़ की बात की है, मैंने सारा दिन नारोवाल में हम रहे हैं, सारा दिन एक न्यूज़ नारोवाल में रहा है। हमने अभी तक कोई ख़ास रिलीफ एक्टिविटीज़ नहीं देखी। अच्छा। मैंने कोई मेडिकल कैंप नहीं देखा, मैंने इस वक्त लोगों को इवैक्यूएट होते हुए नहीं देखा। हाँ, अलबत्ता आज होम डिपार्टमेंट ने पाक मिलिट्री की सर्विसेज ली थी और यहाँ पर मिलिट्री के दस्ते मुझे नजर आए, उनकी गाड़ियाँ नजर आई जो को लोगों को इवैक्यूएट कर रही थी। लेकिन सिविल इंतजामिया अभी तक मुझे लोगों को इवैक्यूएट करती, लोगों को हेल्प आउट करती हुई नजर नहीं आई। अच्छा, यानी आपको कोई मुनासिब इमदाद नहीं मिल रही। बाबर डोगर, एक तो ये कि आप पूरा दिन नारोवाल में थे, आप और पूरी टीम, आप अपना भी ख्याल रखिएगा। और दूसरा ये मुझे बताएं कि नारोवाल में आपने यकीनन लोगों से बात की हो गई, रेस्क्यू की प्रॉपर सहूलत तो यहाँ पे नहीं है, प्रॉपर रेस्क्यू नहीं किया जा रहा है, मदद नहीं दी जा रही। लेकिन इस सब सिचुएशन से पहले कुछ अलार्मिंग सिचुएशन एक क्रिएट होती है जिसमें लोगों को इंतबाह किया जाता है, लोगों को अलर्ट किया जाता है, वार्न किया जाता है। क्या इस तरह से वार्निंग दी गई थी यहाँ पे लोगों को कि ये सिचुएशन हो सकती है, आप यहाँ से रेस्क्यू खुद अपने आप को करें, अपने जो जान है, अपने माल हैं, उनको बचाएं?
जी बिल्कुल, मेरी लोगों से बात हुई है। सारा दिन मैं लोगों से बात करता रहा हूँ, मुख्तलिफ तहसीलों में जाकर मैंने लोगों से बात की है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने लोगों को इत्तबा किया था, तंबीह की थी कि फ्लड की सिचुएशन बन सकती है, तो वो अपने तौर पे इवैक्यूएट करें और किसी फासली जगह पर चले जाएं। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि अचानक पानी आ गया, अचानक पानी जो आया 2-3 दिन में पानी जो है एकदम अनएक्सपेक्टेड पानी ज़्यादा आ गया। तो इंतजामिया ने तंबीह तो ज़रूर की, लेकिन लोगों को इवैक्यूएट करना या हिफाजती मकामात पर पहुंचाने का जो इशू है, इस पर कोई ख़ास एफर्ट नहीं की गई। उसके साथ साथ मेडिकल कैंप्स नहीं है, तो लोगों को खुराक पहुंचाने का जरिया नहीं है। लोगों के जानो माल, उनके जानवर जो हैं वो डूब गए, उनकी जो खेत हैं वो डूब गए। अपना सामान कहाँ पे ट्रांसफ़र करें, किस जगह पे लेके जाएं, कोई कैंप्स नहीं लगाए गए। तो ये इशू यहाँ पर आ रहे हैं। बाबर, ये भी बताएं कि चलें ठीक है, इंतबा लोगों को किया गया था, लेकिन अब जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है, इसके बाद क्या कोई ऐसी हिफाजती जगह बनाई गई है जहां पे लोगों को कहा जा रहा है कि आप यहां पे महफूज हैं, आप यहां पे शिफ्ट हो जाएं, और फिर अगले जो 24 घंटे हैं वो भी बड़े अलार्मिंग बताए जा रहे हैं? तो क्या उस हवाले से इकदाम आपको नजर आए? जी मैंने आपको बताया कि तकरीबन नारोवाल शहर के चारों अतराफ में पानी है, सिर्फ नारोवाल शहर बचा है। मैं शकरगढ़ जो है उसका ज़मीनी राब्ता पूरे मुल्क से इस वक्त मुंतकिल हो चुका है। या मैं इस वक्त जफरवाल में हूँ, यहाँ पर भी चारों तरफ पानी पानी है। पसरूर शहर जो है वो भी तकरीबन डूबा हुआ है। तो अभी तक जितने भी लोगों से बात हुई, अभी तक कोई ऐसे कैंप्स नहीं नजर आए जहाँ पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। या लोग अपने घरों की छतों पर मौजूद हैं, यहाँ सामान वहाँ पर ट्रांसफर किया हुआ है, या वो शहर में अपने रिलेटिव्स की तरफ से आ गए हैं। हुकूमत की तरफ से या जिले इंतजामिया की तरफ से कोई ऐसे अरेंजमेंट्स नहीं किए गए। ठीक है, हुकूमत की तरफ से कोई अरेंजमेंट ऐसे सच नहीं किए गए हैं। बहुत शुक्रिया बाबर डोगर, आपसे वक्तन फ़वक्तन हम मज़ीद जानते रहेंगे। आप सुबह से कवर कर रहे हैं नारोवाल की सिचुएशन को। वाक़ई साहब, आप देख रहे हैं बाबर डोगर साहब की आपने बात सुनी कि किस तरह से लोगों को वार्न तो किया गया, लेकिन अब जो सिचुएशन क्रिएट होगी, जिसको कहा जा रहा है कि एक्सपेक्ट नहीं हम कर रहे थे कि इतनी वर्स्ट सिचुएशन होगी, लेकिन चले ठीक है, हो गई सिचुएशन। अब करना क्या है? वहाँ पर कोई हुकूमती इमदाद भी नहीं नज़र आ रही, कोई वर्क भी नहीं नज़र आ रहा। देखिए, सारा कुछ अगर आप हुकूमत पे डाल दें तो क्या हो सकता है। देखिए ना, जब एकदम पानी आ गया, हुकूमत का काम तो ये था कि इनको पहले वार्न करते। सैलाब की सूरत हाल में हमेशा लोगों में ये प्रॉब्लम है कि वो अपना जगह, अपना घर नहीं छोड़ते, ना ही अपने जानवरों को वहाँ से किसी और जगह पे मुंतकिल करते हैं। और यही आप देख लें, जब से ये मसला हुआ है, हमेशा जो इंतज़ामिया है उसको यही शिकवा रहा है कि हमने इनको पहले वार्न कर दिया था। जब पानी इतना आ गया, सारा कुछ हो गया, बताएं उस वक्त इंतज़ामिया क्या करे, कहाँ से क्रेनें लेके आ जाए? भाई, उनको वेल इन टाइम इन्फॉर्म किया गया था, उनको चाहिए था इवैक्यूएट करते, मुनासिब जगहों पर चले जाते। अब पानी एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई हल नहीं है। हमें असल में जो मसले की तरफ हमें जाना चाहिए ना, या जो सोचना चाहिए, वो है वाटर पॉकेट्स, अंडरग्राउंड पानी के बड़े बड़े रेजरवायर बनाना और बड़े बड़े डैम्स बनाना। अब हम हर प्रोग्राम में यही बात करते हैं, लोग कहेंगे जी ये तो बहुत पुरानी बात है। और भाई, पुरानी बात ही तो इसका हल है। एक तरफ हम कहते हैं जी भारत ने इतना पानी हमारी तरफ छोड़ दिया, यानी 2 लाख क्यूसेक पानी। तो भारत अपने बचने के लिए यही करेगा, क्या वो अपने आप को डबो लेगा? जाहिर है पानी का बहाव पाकिस्तान की तरफ है, तो पाकिस्तान की तरफ पानी आएगा। लेकिन सवाल यह कि हम इस जहमत को रहमत क्यों नहीं बना लेते? ये बात है कि इस जहमत को रहमत बनाने में आप मुझे बताइए, कोई मुझे हुकूमत सारी जितनी भी हैं जवाब दे ना, कि कोई नीली ट्रेन बना रहा है, कोई पीली ट्रेन बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला है, जब भी सैलाब आता है कितनी तबाहकारी होती है, और आपको पता है इसके आफ्टर इफेक्ट्स कितने होने हैं। आप सोचें कितने किसान तबाह हुए, कितनी फसल बिल्कुल ऐसा ही है, कितने जानवर तबाह हुए। वाक़ई साहब, मरियम शबीर साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं वो। मरियम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मरियम, आप किस तरह से देख रही हैं सैलाबी जो सूरत हाल है? आपको लगता है कि इस साल, क्योंकि हमने देखा था कि क्लाइमेट चेंज के जो असरात थे, ग्लेशियर्स भी बहुत ज़्यादा वो पिघले हैं, ग्लेशियर्स पिघलने से भी हमारे जो दरिया हैं उसमें तुग़यानी आई है, फिर भारत की तरफ से पानी छोड़ा गया है। ओवरऑल आप किस तरह से इसको देखती हैं?
जी, देखिए इस वक़्त जो पूरे पाकिस्तान में सूरत हाल चल रही है, ये क्लाइमेट टेररिज़्म मैं तो इसको कहती हूँ, क्योंकि किसी भी टेररिज़्म से इतनी ज़्यादा आफ़ात हमारी या इफ़ेक्ट हम नहीं हुए हैं जितने क्लाइमेट टेररिज़्म से इस वक्त हो रहे हैं। और डेफ़िनेटली आप देखें कि इसके 2 पहलू हैं इसको देखने के, और 2 वजहों से ये सिचुएशन हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पहली वजह तो सबको मालूम है इस स्टेज पर कि आप देखें कि क्लाइमेट चेंज जो ग्लोबल एमिशंस होती हैं, आपके जो 7-8 अमीर ममालिक हैं, जिनमें अमेरिका है, चाइना है, भारत है, रशिया है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये ऐसे ममालिक हैं जो आपके बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस में, जो कोयले का इस्तेमाल करते हैं ऑयल और ईंधन की प्रोडक्शन के लिए। तो ये आपका जो है ग्रीन हाउस गैसेस आपके दर्जा हरारत को मुतासर करती हैं, प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स को आपके इफेक्ट करती हैं, बारिशों का सबब बनते हैं। जो एबनॉर्मल वेदर पैटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो उसी की वजह से, ग्लेशियर मेल्टिंग भी उन्हीं एमिशंस की वजह से हमारे यहाँ हो रही है। और ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से 33 झीलें हमारी नॉर्थ में बहुत रिस्क पर हैं कि जो बनी हुई हैं ऑलरेडी ग्लेशियर मेल्टिंग से, वो फट सकती हैं और सैलाब आ सकते हैं, जिनमें से एक फट भी चुकी है पिछले दिनों में। तो इस तरह क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लडिंग, दरियाओं में तो यानी का जो आपने जिक्र किया, एक तो ऑफ कोर्स ग्लेशियर मेल्टिंग से तो उसमें 60% पानी आपका आता ही है, लेकिन इस बार चूंकि बारिशें पूरे रीजन में काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, मानसून और अर्ली स्पेल आया है, तो भारत में भी काफ़ी हो रही हैं, तो उनने भी अपना पानी छोड़ा है, तो वो भी हमारे दरियाओं में आया है। तो ये आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा बारिशें तो ऑफ कोर्स हो रही हैं। लेकिन दूसरा एंगल इसका जो मैं मेंशन करना चाहूँगी वो ये है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप देखें कि पिछले सिर्फ 25 साल का डेटा उठा के देखें तो हमारे पास जो है वो 6 से 7 मेजर फ्लड्स हमारे पाकिस्तान में पहले भी आ चुके हैं, लेकिन हम अभी तक रिएक्टिव मेजरमेंट्स पे काम कर रहे होते हैं हमारे इदारे। आप देखें कि हम पहले से मिटिगेशन और प्लानिंग पे काम कर सकते थे, जो कि हमें नज़र नहीं आया कि हुआ था थ्रू आउट पाकिस्तान। अगर सैलाबों की बात करें, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, क्योंकि PDMAs और NDMAs और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, ये इन्वायरमेंट एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट भी है, सूबाई हुकूमतों का काम था कि इस पे काम करते। तो होना ये चाहिए था कि ये जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं, इसका कोई भी शॉर्टकट सोल्यूशन आपके पास नहीं है। आप जब तक लॉन्ग टर्म जो है वो लाया है अमल इसका तैयार नहीं करेंगे, तब तक हम ऐसे ही आफात जो है वो आगे भी आफात होंगी। बिल्कुल ठीक मरियम, आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। डॉक्टर साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि सैलाब से वसी पैमाने पर तबाही हो रही है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पानी बहुत कीमती है, ये भी कहा जा रहा है कि पानी की किल्लत होने वाली है और बड़ा नायाब होने वाला है। 1 अप्रैल से अब तक $11 अरब मालियत का पानी समंदर में ज़ाया हो चुका है। डॉक्टर साहब, अगर हमारे पास वाटर रिजर्वायर्स होते, अगर हमारे पास डैम्स होते जो कि इस पानी को सेव कर सकते, तो किस हद तक हम इस मुश्किल से निकल सकते थे और आगे आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल में, हम किस तरह से पानी को रिस्टोर करके उसे यूज़ कर सकते थे? देखें जवेरिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। अच्छा, देखें आपने बड़ा अच्छा क्या कहते हैं, मेरी वो दुखती रुख पे रग पे हाथ रख दिया, बिकॉज एज ए एनवायरमेंटल साइंटिस्ट या वाटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट, वी बिलोंग टू दैट नेशन जो कि 11 महीने वी आर क्राइंग फॉर अ वाटर, और 1 महीना ऐसा था कि वो पानी हमारे लिए वबाल जान बन जाता है। आपने बात की तो हमने पाकिस्तान की स्टेटिस्टिक ये है कि अभी तक पाकिस्तान के पास टोटल 1 महीना पानी जखीरा करने की कैपेसिटी है। इंडिया की अगर आप मिसाल देती हैं तो इंडिया ने 28 डैम डिजाइन किए थे और 23 बना चुके हैं अभी तक। सो हमें अपने आप को देखना चाहिए, वेयर डू वी स्टैंड। पहले सेगमेंट में थोड़ी सी बात अधूरी रह गई थी, मैं बात कर रहा था हाइड्रो टेररिज्म पे, इंडस वाटर ट्रीटी पे, जो कि जिसमें बड़ा जंगी भी हुई और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आर्म फोर्स ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया और अल्टीमेटली एक इंतहाई क्राइसिस से हम निकले, लेकिन पानी के क्राइसिस से हम नहीं निकल सके जिसकी वजह से जंगें हुई थी। मरियम ने बिल्कुल ठीक कहा है। देखें, अब अगर इंडिया में पानी ज्यादा हो जाता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल उनके वहां पर रेनफॉल भी, क्लाइमेट चेंज आल्सो हैपनिंग ओवर देयर, और इंडिया भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, कोई इतना डेवलप कंट्री नहीं ऑब्वियसली, तो उसने पानी के साथ क्या करना है, डेफिनेटली ही हैज नो अदर चॉइस टू रिलीज दैट वाटर टू द डाउनस्ट्रीम। हाँ, एथिक्स का तकाजा ये कहता है कि आप डाउनस्ट्रीम जो पॉपुलेशन है और किसी कंट्री की है, आप कम से कम उनको इन्फॉर्म कर दें, उनको वार्न कर दें, ताकि वो अपनी रीसेटलमेंट कर लें या अपने आप को एवोक्यूएट कर लें, व्हाटएवर मेजर्स जो कि ले सकते हैं वो ले लें। अगर मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर हमारा तरबेला डैम लास्ट वीक मेरा ख्याल 98% कैपेसिटी पे था, अब जब तरबेला डैम इतना बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली स्ट्रक्चर को बचाने के लिए दे हैव टू रिलीज द वाटर डाउनस्ट्रीम, बट एथिक्स ये है कि विद प्रॉपर वार्निंग।
सही। तो देखिए, हम ये जो डिस्कशन सारी की सारी कर रहे हैं, फोकस्ड इस पे ये होना चाहिए। देखिए, अभी ये चल रहा है तमाम इशू, आप मेरे पिछले क्लिप्स निकाल के देख लें डिफरेंट चैनल्स पे। मैं बार बार ये कह चुका हूँ कि भाई अभी जो सा है केपी में तबाही हुई है, नॉर्दर्न एरियाज में हुए, बिकॉज देयर इज अ मोर इंटेंस रेनफॉल देयर, और वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं बिकॉज ऑफ आउटबर्स्ट फिनोमेना और ग्राफिक लिफ्टिंग वहां पर ज्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आप वर्ल्ड बैंक के साथ भी मुंसलिक हैं, तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें और पाकिस्तान जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर या क्लाइमेट को लेकर, क्या वर्ल्ड बैंक कोई एड प्रोवाइड करता है, इनके प्रोग्राम्स को सपोर्ट करता है? देखिए, वर्ल्ड बैंक की जो प्रायोरिटीज हैं वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है। एक डिफाइंड एरियाज है, पॉवर्टी एरिडिकेशन है, एग्रीकल्चर है, हेल्थ के सेक्टर है, तमाम चीजें। डेफिनेटली वर्ल्ड बैंक तो सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान में। अच्छा। अभी लास्ट ईयर इस ईयर मेरे ख्याल से उन्होंने फंडिंग भी इंक्रीज की है। आई डोंट नो एग्जैक्ट अमाउंट, $20 बिलियन है, जो पिछले साल से थे उससे ज्यादा की है इस मरतबा। लेकिन ये सिर्फ ये बात नहीं है कि मतलब है वर्ल्ड बैंक करे या ना करे। देखिए, हमारे और सिर्फ गवर्नमेंट का या वर्ल्ड बैंक का या इदारों का काम नहीं है, लोगों का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा चेंज होना चाहिए। देखिए, हम अभी यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि अभी फ्लड्स चल रहा है। ये मैं बारहा कह चुका हूँ कि पहले केपी में फ्लड था। आपने कहा है कि सिर्फ इदारों का या हुकूमत का काम नहीं है, लोगों का एटीट्यूड भी तब्दील होना है। ब्रेक पे अभी जाना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं आपसे इसको डिटेल में जानना चाहूँगी कि क्या लोगों को अपने एटीट्यूड में, क्या बिहेवियर में चेंज करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आज जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, जो सूरत हाल है, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास मुनासिब तादाद में डैम्स होते तो शायद ये सिचुएशन इतनी वर्स ना हो सकती। वाक़ई साहब, पाकिस्तान में जो डैम्स की कमी है, हम मुख्तलिफ डैम्स के बारे में बात कर रहे थे और सुन भी रहे थे कि भाषा डैम, इसके साथ साथ दासू डैम, मेहमन डैम, इन पे काम हो रहा है। पाकिस्तान में डैम्स ना बनाने की बड़ी वजह सियासी इख्तलाफात हैं या फिर हमारे पास वसाइल की कमी है या हम इस पे फोकस नहीं कर रहे? वजूहात क्या हैं कि डैम्स पे हम काम नहीं कर रहे? देखिए, एक ही डैम था पाकिस्तान में जो मशहूर व मारूफ कालाबाग डैम, जो सियासी वजूहात की वजह से ना बन सका। लेकिन इसके अलावा जिन डैम्स का आप जिक्र कर रही हैं, यकीन जाने ये सिर्फ हमारी तमाम हुकूमतों की नाअहली की वजह से ये डैम्स जो हैं ये बर वक्त नहीं बन सके। इनके पास इतने पैसे हैं कि बाकी सारे काम करने के लिए हुकूमत के पास पैसा मौजूद है। ये वही पानी है जिसके बारे में हम कितने सालों से रो रहे हैं कि हमारा जो वाटर लेवल है ज़मीन के नीचे वो कितना नीचे होता जा रहा है। अगर यही ये पानी जहमत नहीं है, ये रहमत है अल्लाह की। आप इसको क्लाउड ब्रस्ट कहें, जो कुछ भी कहें, असल में ये हमारी इंसानों की मिसमैनेजमेंट है कि हम इसको मैनेज नहीं कर पा रहे। अल्लाह ताला कभी भी इस तरह की कोई चीज़ इंसानों को नहीं देता जो उनके लिए जहमत बने। ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए। बात ये है कि अगर हम इसी पानी को प्रॉपर्ली रिजर्वायर्स में, डैम्स में और अंडरग्राउंड अब इसके रिजर्वायर बना के इसमें स्टोर करते और यही पानी नीचे चला जाता ज़मीन के नीचे और हमारा वाटर लेवल जो है वो ऊपर हो जाता। बहुत अहम बात जो इसमें ये है कि जब ये ज़मीन से नीचे जाता है तो ये सारा पानी फिल्टर होके जाता है, देखिए वो पीने के काबिल हो जाता है। अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सोल्यूशन सारे हैं लेकिन हमने उस पर काम नहीं करना, हमारी प्रायोरिटी में नहीं है। मरियम साहब, डैम्स की हम बात कर रहे हैं, वाटर रिजर्वायर्स की बात कर रहे हैं, क्या हमारी प्रायोरिटी में ये शामिल नहीं है? हम फोकस नहीं कर रहे और क्या डैम्स बनाने से मसाइल हल हो जाएंगे? जी, देखिए, मैं रिस्पेक्टफुली बाकी जो आपके पैनलिस्ट हैं डिसएग्री करूंगी। मैं कोई डैम्स की बहुत बड़ी नहीं हूं, क्योंकि आप देखें कि जो डैम्स एक बहुत लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो सिस्मिक एक्टिविटीज़ का जो है वो ट्रिगर करने का सबब बनता है आपकी। आप देखें कि जब आप डैम्स बनाते हैं, जो बहुत ममालिक ने बनाए भी हैं, चाइना ने बनाए, इंडिया ने बनाए, वो भी आज ये लेसन लर्न कर रहे हैं कि जब आप दरियाओं को डाइवर्ट करते हैं, दरियाओं के ऊपर डैम्स बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो आपके माहौल के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं। आपकी ज़मीन को, लैंडस्लाइड को ट्रिगर करते हैं, वहाँ से पॉपुलेशंस को आप डिस्प्लेस करते हैं। पाकिस्तान में जो डैम्स प्रीवियसली भी बने, आप देखें कि उनमें सफाई का बिल्कुल इंतज़ाम नहीं है, उनमें सिल्टेशन और सेडिमेंटेशन की वजह से आप देखें कि उसमें कैपेसिटी कम हो गई है। तो हमारे पास अगर डैम आज बना भी देते हैं तो 30 साल बाद फिर से उनमें कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो आपके माहौल, आप दरख्त काटते हैं उसको। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। तो फिर मरियम साहिबा, हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है?
जी देखिए, दुनिया जो है वो जिसकी तरफ मूव कर रही है वो आपके मिनी डैम्स हैं, छोटे डैम्स जो बलूचिस्तान में हमारी गवर्नमेंट ने कुछ बनाए भी थे, सिंध के कुछ इलाकों में थे, लेकिन उतने ज़्यादा लेवल पे नहीं थे। इसके अलावा आप कम्युनिटीज़ को रेन वाटर हार्वेस्टिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ग्राउंड की, जैसे एक और स्पीकर ने बात की, आप ग्राउंड में ऐसे जो है वो बना सकते हैं स्टोरेज रिजर्वायर्स जिनमें जो है वो पानी स्टोर किया जाता है। वेटलैंड्स, आपके वेटलैंड्स ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपका पानी जो है वो बहुत अरसे के लिए रहता है और एब्जॉर्ब भी ग्राउंड में होता रहता है, तो आपकी जो है वो फ्लडिंग सिचुएशन नहीं होती। आप बैरियर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जिनमें सेंसर्स हों। दुनिया इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही है ताकि पानी आपके घरों के अंदर ना घुसे। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है, मैं थोड़ा सा अगर मेंशन करना चाहूँ कि जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज की हम बात कर रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो सीवरेज की लाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स होती हैं, तो वो पीने के काबिल आपका रहता नहीं है। तो हमें ज़रा अपनी सीवरेज लाइंस के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है ताकि पानी पोल्यूटेड ना हो। अभी भी वेस्ट का बहुत मेजर हमारा फ्लडिंग में इशू है कि जो वाटर बॉर्न डिजीजेस इसी वजह से आपकी ज़्यादा फ्लडिंग में फैलती हैं कि आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, इवन हॉस्पिटल वेस्ट आपका इन सैलाब के पानी में होता है जो बीमारियों का लोगों की सबब बनता है। तो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पे भी काम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये इंटीग्रेटेड। मरीम साहब, ये आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने रेस किए। क्या इनमें से कोई एक भी काम ऐसा है जो पाकिस्तान में हो रहा है और माली तौर पर कितने वसाइल की ज़रूरत होती है इन तमाम कामों के लिए? जी देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान में ऐसे कामों के लिए विल की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि विल नहीं है और जो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ हैं उनको टैकल करने के लिए या इस तरह के रिजर्वायर्स बनाने के लिए आपको ना सिर्फ पॉलिटिकल विल चाहिए बल्कि आपको जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। और हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जितनी भी प्लानिंग है हमारे पाकिस्तान में वो लॉन्ग टर्म नहीं है। कुछ तो देखें जी ऐसे सोल्यूशंस हैं जिनके लिए आपको पैसे की भी ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर डिफॉरेस्टेशन जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रही है। अब देखें जो पानी एब्जॉर्ब करता है दरख्त की जड़ें, ये दरख्त एक बहुत ही सस्ता सोल्यूशन आपका होता है। मकामी दरख्त आप लगाएं, वो आपकी जड़ें पानी एब्जॉर्ब करेंगी, ज़मीन के अंदर खींचेंगी पानी को और आपकी लैंड स्लाइडिंग को भी बचाएंगी। आपकी जो फ्लड की स्पीड है उसको भी थोड़ी रिड्यूस करती हैं। तो दरख्त के बहुत सारे अफादियत हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि 2001 से लेकर 2024 के दौरान जो है वो बहुत एक्सेलरेटेड रेट से डिफॉरेस्टेशन पाकिस्तान में, खासतौर पे केपी के इलाके में। क्योंकि मरीम साहब, हमने बात तो बहुत की क्लाइमेट चेंज को लेकर, अब क्लाइमेट इमरजेंसी की सिचुएशन है। अगर अभी डॉक्टर साहब हमने इसको सीरियस ना लिया, इफ़ नॉट नाउ देन कब हम इसको देखेंगे सीरियसली, और क्यों हम इसको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे? इस साल जो हमने मॉनसून कंडीशन देखी, जो हमने फ्लडिंग की सिचुएशन देखी, दरियाओं का जो हाल देख रहे हैं, आपको लगता है कि अब के बाद इसको सीरियस लिया जाएगा? देखिए जवेरिया, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि इसको सीरियस लिया जाएगा। देखें, अभी आपके चैनल में प्रोग्राम हो रहा है, पूरे मीडिया लगा हुआ है, रिपोर्टर्स फील्ड पे हैं, लोग गवर्नमेंट एक्टिव है। जब ये फ्लड का सीजन चला जाएगा तो ये इशू डेफिनेटली बैक बर्नर पे चला जाएगा, कोई इसको डिस्कस भी नहीं करना चाहेगा। डेफिनेटली ये हमारा अलमिया है, बहुत बड़ा है। हालांकि ये इश्यूज ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली लाइवलीहुड को हिट करते हैं। क्लियर कट आपकी जो लाइवलीहुड है वो एट स्टेक हो जाती है इन तमाम इशू की वजह से। जिस तरह मरीम ने बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया, क्लाइमेट टेररिज्म बेसिकली। लेकिन इसके अलावा जो सोल्यूशंस है ना, सोल्यूशन हमारे पास, सोल्यूशंस आर इन आवर हैंड्स एंड देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन सोल्यूशंस पे काम कर रही हैं। हमें वार फुटिंग पे इन पे काम करना चाहिए। मिसाल के तौर पर कुछ तो मरीम ने बता दिए, लाइक यू कैन गो फॉर अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आप रिचार्ज पर इंस्टॉल करें ताकि ग्राउंड वाटर को आप रिचार्ज करें, और उसमें भी मतलब है केयर के साथ प्रॉपर्ली कि उसमें कोई वेस्ट ना जाए, उसकी प्रॉपर डिजाइनिंग होती है। WWF ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स है। वर्ल्ड बैंक रिसेंटली नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस पे कोई मैंने अभी देख रहा था, उन्होंने कोई प्रोजेक्ट अप्रूव किया है पूरे केपी रीजन में। तो डेफिनेटली हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें और पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के हवाले से कोर्सेज की हम बात करें, आपको लगता है कि पाकिस्तान में इनफ कोर्सेज हैं जो कि एडवोकेट कर रहे हैं लोगों को, और हमारी जो यंग जनरेशन है उसको इसमें आने की ज़रूरत है, और उसके बाद उन्हें लोगों को बताने की ज़रूरत है कि ये क्लाइमेट चेंज है, इसके लिए हम ये जो प्रिकॉशंस है वो हम कर सकते हैं, या फिर हुकूमत को नए इदारे बनाने की ज़रूरत है? देखिए, बहुत अच्छी आपने बात छेड़ दी है। डेफिनेटली मतलब कोर्सेज की अगर हम बात करें तो अभी तो क्लाइमेट चेंज एज ए वर्ड तो बज़वर्ड है, क्लाइमेट चेंज बज़वर्ड है।
लोग इसको बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, बच्चों को पता है। एज फार एज कोर्सेज आर कंसर्न, तमाम यूनिवर्सिटीज में, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तान की एनवायरमेंटल साइंसेज का करिकुलम है, जिसमें क्लाइमेट चेंज भी पढ़ाया जाता है और एज ए सेपरेट डिग्री प्रोग्राम भी पढ़ाया जाता है। फिर हमने हजारा यूनिवर्सिटी में TRC से, यूएस कॉन्सुलेट की फंडिंग से एक वर्कशॉप कराई। एक ऑर्गेनाइजेशन है टीचर रिसोर्स सेंटर कराची में, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के लिए स्कूल लेवल पे एक करिकुलम डेवलप किया है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि स्कूल में बच्चों को जिस तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, बायो पढ़ाई जाती है, कॉलेज लेवल पे उसमें भी एनवायरमेंटल साइंसेज का प्रॉपर सब्जेक्ट हो, क्लाइमेट चेंज का सब्जेक्ट हो प्रॉपर, ताकि लोगों को बेसिक से अवेयरनेस हो, उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी हो और लोग इसको ज्यादा सी। अब ये इट हैज बीन टेकन एज अ प्रोफेशनल फील्ड जो कि यूनिवर्सिटीज में ही लार्जली ऑफर हो रहा है, कॉलेजेस में नहीं है, स्कूल में नहीं है, तो इसको कॉलेज स्कूल तक ले जाना बहुत जरूरी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हर एक का मसला है। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर है और खास तौर पर पूरी दुनिया के साथ साथ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो क्लाइमेट चेंज से बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं और अब हमें इसको अपने सिलेबस में शामिल करने की ज़रूरत है, हमें इसको एडवोकेट करने की ज़रूरत है, हमें अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। नाज़रीन, ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अगर हम बात करें दरियाए रावी की तो भारत से दरियाए रावी में 2 लाख क्यूसिक से ज़ायद पानी का रैला दाखिल हुआ है और इस वक्त रावी की सतह जो है वो 38 साल बाद इतनी ज़्यादा बुलंद हुई है। एक्चुअल सिचुएशन क्या है, हमारे रिपोर्टर वहाँ पे मौजूद हैं, उनको हम उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं। आमिर बशीर ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर, इस वक्त आप किस जगह पे मौजूद हैं? रावी की अगर हम बात करें तो रावी की सतह किस हद तक बुलंद है और अगले 24 घंटों में क्या वार्निंग दी गई है? यहाँ पे जो लोग थे उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त शादरा दरियाए रावी के मकाम के ऊपर मौजूद हूं। मेरी बैक साइड के ऊपर यहां पर ठाठे मारता हुआ जो पानी वो यहां पे गुजर भी रहा हुआ है। अगर पानी की बात की जाए कि जो इस वक्त जो रेला है दरियाए रावी के अंदर वो तकरीबन 70 से 75 हज़ार क्यूसिक फीट जो पानी है वो यहाँ से गुजर रहा है, लेकिन अगर फिफन के मकाम से बात की जाती है तो वहाँ पर तकरीबन 78 से 80 हज़ार क्यूसिक का जो रेला है वो यहाँ से गुजर रहा है। लेकिन अगर जसर के मकाम की बात की जाती है कि जहाँ से जो भारत की तरफ से जो पानी है वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होता है, तो वहाँ पर 2,02,000 क्यूसिक का जो रेला है वो छोड़ा गया हुआ है, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो आज रात यहाँ पर जो दरियाए रावी शादरा के मकाम पर वो यहाँ से पहुँचेगा। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाती है जो कच्ची बस्ती जो है इसके लेफ्ट राइट के ऊपर, तो उनको मूव करने के लिए यहाँ पर जो मुख्तलिफ जो अदारे हैं उन्होंने पहले मुख्तलिफ आबादियों में जाके अनाउंसमेंट कराई मसाजिद के अंदर जाकर, उसके बाद उन्होंने उन आबादी के जो लोग हैं उन्होंने जो सेफ जगह है वहाँ पर मुंतकिल कर दिया हुआ है। लेकिन जब हम बात करते हैं रावी के जो कच्ची आबादी उसकी राइट साइड के ऊपर जो मौजूद थी, जब भी यहाँ से गुजरते तो नजर आते थे कि यहाँ पर जुगियाँ मौजूद होती थी, उनको पहले ही जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने खत्म करने के बाद यहाँ पर प्लांटेशन लगा दी हुई है। लेकिन जो आमिर ये भी बताएं कि अगर पानी की सतह इससे भी बुलंद हो जाए तो फिर कौन कौन से इलाके हैं जो मुतासिर हो सकते हैं और कौन कौन से इलाके हैं जहां पे वार्निंग दे दी गई है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर पानी का जो लेवल है वो एक हद से अगर ऊपर होता है, जिस तरह बताया जा रहा है कि 2,02,000 क्यूसिक का जो रेला है वो छोड़ा गया हुआ है, तो सबसे पहले जो काला खताई वाली साइड के पीछे जो गांव है वहां पर हमारे ये सोर्स बता रहे हैं और ये कंफर्म भी कर रहे हैं कि वहां पर बंद तोड़ दिया जाएगा। जो पानी है वो मुख्तलिफ जो देहात है वहां पर जो चक 44, 45, 46, राना टाउन, रचना टाउन और काला खताई के जितने भी एरिया हैं वो वहां पर ज़ेरे आब आ सकते हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब जो पानी का जो लेवल है वो अगर एक सतह से ज्यादा बुलंद होता है। लेकिन चूंकि दरियाए रावी की जो बताया जा रहा है कि जो इसकी कैपेसिटी है। ठीक है आमिर, बहुत शुक्रिया आप हमें ताज़ा तरीन सिचुएशन बता रहे थे। क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट मरियम हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम शबीर साहिबा, ये बताएं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क अगर यहाँ पे हम बात करें क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो क्या हम बना सकते हैं? जी देखिए, अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की सिर्फ, तो हमारे पास जो है वो लोकल नॉलेज मौजूद है। आप देखें कि कराची में स्पॉन्ज सिटी का एक कॉन्सेप्ट जो है वो एक खातून है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था और कुछ लेवल पे उन्होंने काम भी किया। अब उनकी एजिंग काफ़ी हो गई है तो वो उस तरह से शायद उसके बाद काम उतनी फ्रीक्वेंसी से नहीं हो रहा है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का है कि वो सैलाब में आपके सर्वाइव कर सकता है और गर्मियों में वो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मटीरियल उसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है कि वो आपकी हीट वेव को बहुत एब्जॉर्ब नहीं करते हायर टेम्परेचर में, तो आपके घर
उतने गर्म नहीं रहते। तो हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स को, जो हमारा इंडिजिनस नॉलेज है, मिसाल के तौर पे आप देखें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांसपोर्टेशन आपका, ठीक है, यानी कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आखिर में मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान में मॉनसून का पैटर्न और हमारे सीजनल पैटर्न जो हैं वो किस तरह से मुस्तकबिल में बदलने वाले हैं? शॉर्ट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, हम देखें कि हमारे जो है वो पिछले 2 दहाइयों से बहुत ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंट इवेंट्स हो रहे हैं, तो आगे भी हमें यही एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आपके मजीद सैलाब आएंगे, मजीद हीट वेव्स होंगी, सर्दियों में आपको पानी कम अवेलेबल होगा, बाहर के मौसम में आपको यालाबारी देखने को मिलेगी। तो ये आपके ग्लेशियर और आपके मेल्ट होंगे, क्योंकि दुनिया की एमिशंस आपकी कम नहीं होने वाली है। तो हमें जो है वो इस क्लाइमेट टेररिज्म को एम्ब्रेस करना पड़ेगा बेटर प्रिपेयर्डनेस के साथ। जी ठीक है डॉक्टर साहब, आप वाइंड अप किस तरह से करेंगे? कौन से इकदाम हैं, कौन से मेजर्स हैं जो हमें हंगामी बुनियादों पर उठाने की जरूरत है? मैं क्विकली एक चीज बता दूंगा रावी के हवाले से। जिस तरह वो कह रहे थे 68 मरतबा पानी आ रहा है, ये तो अभी डायरेक्ट इफेक्ट है। इसके बाद ये जो पानी है ये वहां से पता नहीं किस किस्म के कंटामिनेंट्स लेकर आएगा, पर्टिकुलरली जीजानिक कंटामिनेंट्स, आर्सेनिक, कैंसर कॉजिंग एजेंट है जो कि ग्राउंड वाटर में चले जाएंगे और सेकेंडरी इफेक्ट होंगे। और वहां पर फिर ऑलरेडी रावी के इर्द गिर्द आर्सेनिक की कंसंट्रेशन बहुत हाई है। मेरी पीएचडी आर्सेनिक पे हमने खुद टेस्टिंग की है एंड पीपल आर फोर्स्ड टू ड्रिंक दैट आर्सेनिक कंटामिनेटेड वाटर। ये इफेक्ट। दूसरी बात, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की कुछ। मरियम, मैं बता दूं कि वर्ल्ड बैंक के जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आई एम लुकिंग द वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स एट द सिंध, तो वहां पर मैं तो हेल्थ के प्रोजेक्ट्स देख रहा हूँ। बेसिकली जितनी बिल्डिंग्स बना रही है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। उसमें तमाम उसकी डिटेल में मैं नहीं जा सकता, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं डिजाइन में, ऑपरेशन में और कंस्ट्रक्शन में, जो आपकी ईएनएस सेफगार्ड है उसको इंश्योर किया जाता है। तो डेफिनेटली थिंग्स आर मूविंग इन अ गुड डायरेक्शन। ऐसी बात नहीं है। वेस्ट मैनेजमेंट, तमाम चीजें। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम इसको मजीद बेहतर देखेंगे। वाक़ई साहब, सिफारती सतह पर किस तरह से पाकिस्तान को इस चीज़ को हैंडल करना है? अगर हम भारत ही की बात करें, भारत ने जो जारहियत की है, अब पाकिस्तान और भारत को एज ए नेबर किस तरह से इसको लेके चलना है कि दोनों ममालिक जो हैं वो सेव रह सके, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से दोनों ही मुतासर हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत को इस तरह इतना बड़ा जो पानी का रेला छोड़ने से पहले पाकिस्तान को इन्फॉर्म करना चाहिए, सही, ताकि पाकिस्तान अपने इंतजामात मुकम्मल कर ले। या एक अहम बात ये है कि सबसे पहले तो हुकूमत पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ चारों सूबों में और मरकज़ में तो बना दी गई, लेकिन ये डिज़ास्टर आने से पहले कि जो प्रिकॉशंस हैं वो क्यों किए जा रहे हैं? ये बिल्कुल ऐसे प्रिकॉशंस होनी चाहिए। अगर नाज़रीन हमें बीमारी का तोड़ना, हमें इसको सोचना होगा, अगर हमने क्लाइमेट चेंज को सीरियस ना लिया और सोचा ना, इस पे अमल ना, तो आने वाली नस्लें हमसे क्वेश्चन करेंगी। तो इसे हमें सीरियस लेना है। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।